सोचिए, आपकी वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन अचानक सवाल उठता है, आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट से जुड़ता है या नहीं। सिक्किम में इसी 2002 के आधार को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। याचिका में मांग थी 2002 की जगह कोई और पुराना साल जैसे 1993 रेफरेंस ईयर बनाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन के 2002 को बेस रखने के फैसले में दखल नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल है, 2002 ही क्यों? सिक्किम में इसका इतना महत्व क्या है? और क्या इसका मतलब हजारों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटना है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट और सबसे फास्ट अपडेट देखने को मिलेगी। सबसे पहले समझते हैं कि एसआईआर क्या है। यह सिर्फ वोटर लिस्ट को थोड़ा बहुत अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं है। इसमें इलेक्शन कमीशन पुराने इलेक्टोरल रिकॉर्ड के साथ करंट ऑर्डर को वेरीफाई मैप करता है। मतलब, कौन अभी भी मौजूद है, कौन परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है, किसी की डेथ हो चुकी है या नहीं, कहीं डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं, और कौन जनरली वोटर लिस्ट में रहने का हकदार है। सिक्किम में इस एक्सरसाइज के दौरान इलेक्शन कमीशन ने 2002 की इलेक्टोरल रोल को रेफरेंस पॉइंट बनाया। क्यों? क्योंकि सिक्किम में 2002 में ही एसआईआर हुआ था, और यही बात पूरे विवाद का केंद्र बन गई। अब सवाल आता है कि सिक्किम का मामला बाकी राज्यों से अलग क्यों है। दोस्तों, सिक्किम कोई समान एडमिनिस्ट्रेटिव केस नहीं है। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 371 एफ के जरिए सिक्किम के लिए कुछ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स किए गए, क्योंकि सिक्किम का भारत में इंटीग्रेशन और उसकी पुरानी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बाकी राज्यों से अलग हिस्टोरिक बैकग्राउंड रखती है। यही कारण है कि सिक्किम में सिटीजनशिप, पॉलिटिकल राइट्स और इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन का सवाल काफ़ी सेंसिटिव रहा है। और इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए पिटिशनर का आर्गूमेंट था, अगर सिक्किम की परिस्थितियां अलग हैं तो 2002 को ऑटोमेटिकली रेफरेंस ईयर क्यों माना जाए? क्यों ना इससे भी पुराने इलेक्टोरल रिवीजन को आधार बनाया जाए? यहीं से आता है 1993 का सवाल। पेटिशनर ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि सिक्किम में पहले कई इंटेंसिव रिवीजन्स हो चुके हैं, इनमें 1993 भी एक महत्वपूर्ण ईयर था। तो आर्गूमेंट ये था कि अगर हिस्टोरिकल कॉन्टीन्यूटी देखनी है तो सिर्फ 2002 क्यों चुना जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने इसका दूसरा पक्ष था। 2002 कोई रैंडम डेट नहीं है। 2002 में सिक्किम में वास्तव में एसआईआर हुआ था, यानी इलेक्शन कमीशन के पास एक ऐसा प्रीवियस इंटेंसिव रोल मौजूद है जिसे करंट एक्सरसाइज के साथ कंपेयर और मैप किया जा सकता है। और यही ईसीआई का बेसिक लॉजिक था। इस राज्य में पिछला एसआईआर 2002 में हुआ, वहाँ 2002 की रोल को रेफरेंस बनाना एडमिनिस्ट्रेटिव और यूनिफॉर्म अप्रोच है। अब यहाँ एक छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन 2002 रेफरेंस ईयर है। इसका मतलब यह नहीं कि 2002 में जिसका नाम नहीं था वह ऑटोमेटिकली आज वोटर नहीं बन सकता। अनमैप्ड वोटर्स के लिए वेरिफिकेशन और क्लेम्स ऑब्जेक्शन का रास्ता मौजूद है। अब सवाल आता है कि फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा यह मामला। सिक्किम सिक्किम मूल निवासी सुरक्षा संघ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दाखिल किया। मांग थी इलेक्शन कमीशन को 2002 को बेस ईयर मानने से रोका जाए और पुराने रिवीजन को कंसीडर में लिया जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच के सामने आया जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहना शामिल थे। और यहाँ कोर्ट ने एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा, अगर 2002 में एसआईआर हुआ था और इलेक्शन कमीशन पूरे देश में प्रीवियस इंटेंसिव रिवीजन को रेफरेंस बना रहा है, तो सिक्किम में अलग एयर चुनने का पर्याप्त आधार क्या है? यानी कोर्ट के सामने सिर्फ हिस्टोरिकल आर्गूमेंट नहीं था, सवाल था, क्या ईसीआई का डिसीजन इतना अनरिस्पॉन्सिबल है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए? और कोर्ट का जवाब था नहीं। अब सवाल आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को क्यों नहीं बदला। कोर्ट की रीजनिंग को आसान भाषा में 4 पॉइंट में समझिए। पहला, 2002 में एसआईआर हुआ था, यानी 2002 का चुनावी रिकॉर्ड एक जेन्युइन हिस्टोरिकल रेफरेंस है। दूसरा, ईसीआई ने एक यूनिफॉर्म अप्रोच अपनाई है। अगर हर राज्य के लिए अलग अलग पुराने ईयर्स चुनने लगे तो पूरे रिवीजन प्रोसेस में अनफॉर्चुनेटली का सवाल उठ सकता है। तीसरा, एक्सरसाइज पहले ही काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। मैपिंग और ड्राफ्ट रोल जैसी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी। इस स्टेज पर रेफरेंस ईयर बदलने का मतलब पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज को डिस्टर्ब करना हो सकता था। और चौथा, कोर्ट ने पॉलिसी और इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशियल रिस्ट्रेंट का संकेत दिया। जब तक इलेक्शन कमीशन का फैसला स्पष्ट रूप से इलीगल या आर्बिट्ररी साबित न हो, कोर्ट आमतौर पर इलेक्शन मशीनरी के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में सीमित हस्तक्षेप करता है।
अब आते हैं इस पूरी खबर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा। सिक्किम में 5 जुलाई को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 37,724 नेम्स ड्राफ्ट रोल में नहीं थे। साथ ही बड़ी संख्या में नए वोटर्स भी ड्राफ्ट रोल में जोड़े गए। अब यहाँ हेडलाइंस देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ड्राफ्ट रोल फाइनल वोटर लिस्ट नहीं होती। किसी नाम का ड्राफ्ट में नहीं होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वह व्यक्ति इलीगल वोटर है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। किसी वोटर की डेथ होना, परमानेंट माइग्रेशन, डुप्लीकेट एंट्री, अनट्रेसेबल रिकॉर्ड, या फिर प्रोसेस में फॉर्म कलेक्ट ना होना। और जिन लोगों को लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से हट गया है, उनके लिए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया है। यानी अभी असली टेस्ट फाइनल इलेक्टोरल रोल होगा। दोस्तों, यही इस मामले का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। पहले डिबेट थी 2002 क्यों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिबेट धीरे धीरे बदल सकती है। अब बड़ा सवाल होगा, 2002 को रेफरेंस बनाकर वेरिफिकेशन कैसे किया गया। किसी जेन्युइन वोटर का नाम अगर 2002 की रोल में नहीं मिलता तो क्या उसे पर्याप्त अपॉर्चुनिटी मिली? क्या BLO वेरिफिकेशन ठीक तरीके से हुआ? क्या क्लेम्स और ऑब्जेक्शन पर प्रॉपर हियरिंग हुई? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या जेन्युइन वोटर्स को प्रॉब्लम्स की वजह से इलेक्टोरल रोल से बाहर तो नहीं किया जा रहा? यानी अब फोकस सिर्फ कट ऑफ एयर पर नहीं रहेगा, फोकस होगा ड्यू प्रोसेस। अब सवाल है कि सिक्किम में यह इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्यों बन सकता है? क्योंकि सिक्किम की कहानी सिर्फ वोटर लिस्ट की कहानी नहीं है। यहाँ 3 चीज़ों के इंटरसेक्शन पर खड़ी है: सिटीजनशिप, इलेक्टोरल राइट्स और सिक्किम की स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। आर्टिकल 371F सिक्किम के हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है। इसलिए अगर इलेक्टोरल रिवीजन के दौरान किसी बड़ी कैटेगरी के लोगों के इंक्लूजन या एक्सक्लूजन पर सवाल उठता है, तो मामला सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहेगा, वह कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के लिए वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी भी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ वोटर्स होना महत्वपूर्ण नहीं है, वही वोटर्स का सही इलेक्टोरल रोल में होना उतना ही ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि अब आगे क्या? अब सबकी नज़र सिक्किम के फाइनल इलेक्टोरल रोल पर होगी। ड्राफ्ट रोल के बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया पूरी होगी। शेड्यूल टाइम्स लाइन के अनुसार फाइनल रोल जारी किया जाना, तब पता चलेगा कितने नाम वापस जोड़े गए, कितने नाम परमानेंटली हटाए गए और 2002 रेफरेंस के आधार पर मैपिंग ने ग्राउंड लेवल पर कितना असर डाला। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज और अफेक्टेड वोटर्स अगर किसी इंडिविजुअल डिसीजन को चैलेंज करते हैं तो आगे अलग लीगल क्वेश्चन उठ सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला SIR की पूरी कहानी का अंत नहीं है, यह सिर्फ एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब है। क्या ECI को सिक्किम में 2002 को रेफरेंस ईयर रखने से रोका जाए? और इस सवाल का कोर्ट ने कहा है नहीं। तो दोस्तों, सिक्किम SIR की पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो बात इतनी है, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को इसलिए नहीं चुना कि 2002 कोई मैजिक ईयर है, बल्कि कोर्ट ने फिलहाल इलेक्शन कमीशन के डिसीजन में इसलिए दखल नहीं दिया क्योंकि 2002 में SIR हुआ था। उसी हिस्टोरिकल रोल का रेफरेंस मौजूद है। नेशनल वाइड रिवीजन फ्रेमवर्क में यूनिफॉर्मिटी का सवाल है और एक्सरसाइज काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि कौन सा एयर चुना गया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हर जेन्युइन वोटर को अपना नाम साबित करने और अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला? और इसी सवाल का जवाब सिक्किम की फाइनल वोटर लिस्ट के साथ सामने आएगा। दोस्तों, अगर आपको इंडिया फोकस्ड जियोपॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर्स की डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।